नया चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? भारत का संविधान। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड समझेंगे। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? रिटन डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट। ठीक है, हमारा जो भारत का संविधान है ये एक तरीके का लॉ है और ये मदर ऑफ लॉ माना जाता है। जितने भी कानून बने, जितने भी लॉ बने, बच्चा इसी से बने हैं। इसमें जो भी बातें लिखी है, कोई भी दूसरा कानून आकर इसे ओवरराइड नहीं कर सकता, इसके ऊपर से नहीं लिख सकता। दैट मीन्स जो भी छोटे छोटे वो सब जो कानून है जो अभी तक हम पढ़कर आ चुके हैं, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, कंपनी लॉ हो गया, और जो भी हमने पढ़ा, ये सब जब बने थे तो कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखकर ही बनाया गया। इनकी बातों को कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है? गवर्नमेंट को, जो कि डिस्क्राइब करता है कि ये गवर्नमेंट भैया कैसे काम करेगी, कैसे रन करेगी। तो व्हाट डू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन का एक रिटन डॉक्यूमेंट। इसमें लिखा है, इसमें क्या लिखा है? गवर्नमेंट कैसे बनेगी, अब बन गई तो कैसे काम करेगी, कैसे रन करेगी। ठीक है, द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इवॉल्व, ये भी भैया एक लैटिन वर्ड ही है। ठीक है, लैटिन वर्ड क्या है बच्चा? कॉन्स्टिट्यूटरी, जिसका मतलब क्या होता है? सुप्रीम लॉ। अभी मैंने आपको बताया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? मदर ऑफ लॉ है। सबसे सुप्रीम लॉ हमारे देश में है वो क्या है बच्चा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। इज दैट क्लियर? चलिए बढ़ेंगे। क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है बताओ? नेता को तो जानते ही हो, पॉलिटिक्स, सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सच्ची सच्ची बातें करते हैं, जो बोल रहे वही काम करते हैं क्या? एक्चुअली में वो क्या कर रही है? डायग्राम देख रहे हो? ये वो पॉलिटिशियन है, आपको बुला रहा है, जैसी पूरी जनता इधर आएगी वो कहाँ चली जाएगी? गड्ढे में गिर जाएगी। मतलब आपको गुमराह किया जाता है एक्चुअली में। और सबसे पहले ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, जो बेचारे न्यूज चैनल देखते रहते हैं टीवी में, है ना, ये न्यूज चैनल ही सबसे बकवास हो चुके हैं। जो नेता चाहता है वो उस न्यूज चैनल में दिखता है। क्या न्यूज चैनल अपने खुद का दिमाग लगा रहे? क्या सच एक्चुअली वो सच दिखा पा रहे? नहीं दिखा पा रहे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी? कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ लोग थे जो धीरे धीरे लोगों को गुमराह करने लगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे कि भैया हमें कैसे काम करना है, क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा। ठीक, चलिए बढ़ते। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इन्हें एक्चुअली में चीफ आर्किटेक्ट बोला जाता है क्योंकि इन्हीं का मेन रोल था बनाने में। आपको याद होगा जब भी कोई लॉ बनाया जाता है तो सबसे पहले क्या बनाई जाती है? कमिटी बनाई जाती है। कमिटी क्या होती है? ग्रुप ऑफ पर्सन। उसमें एक पर्सन लीड करता है, उसमें एक पर्सन लीड करता है। ठीक है, और पूरा एक टीम होती है जो कि काम करती है कि भैया लॉ कैसा होना चाहिए। ऐसे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इनकी भी एक कमिटी थी, इसमें ये लीड कर रहे थे, मेन थे। ठीक है, तो इन्हें चीफ आर्किटेक्ट बोला जाता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर? तो इनका बहुत बड़ा रोल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। लेकिन क्या अकेले इनका रोल है क्या? नहीं, ऑब्वियसली कमिटी बनी थी, सिंगल कोई काम नहीं कर सकता बेटा। अब इसके ओरिजिन की बात करेंगे। मैंने आपको बताया कमिटी बनाई जाती थी, तो यहाँ पे कमिटी वर्ड यूज ना करके क्या रखा है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, तो क्या लिखा है? द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एनेक्टेड बाई दी, ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये बनाया गया बाई दी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कब बनाया गया? 26 नवंबर 1949। डेटा याद रखना वापस से, क्या लिखा है? 26 नवंबर 1949। दे केम इनटू द इफेक्ट, क्या लिखा है? 26 जनवरी 1950। बनाते हो 26 जनवरी, 26 जनवरी रिपब्लिक डे होता है। दैट मीन्स इस दिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। मतलब बना कब था? 26 जनवरी 19। तो इस असेंबली ने जिस असेंबली में ये लीड कर रहे थे, इस असेंबली ने, ठीक है, बनाया। बनाया कब बनाया था? 26 जनवरी को बन गया था। 26 जनवरी को बन गया था, है ना। कभी भी कोई लॉ बनते तो लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट साइन करते, तो भैया साइनिंग वाइनिंग सब हो चुकी थी, सब अच्छे से तैयार हो गया था। कब हो गया था? 26 नवंबर 1949। लेकिन बोला इंडिया में एप्लीकेबल कब होगा, इफेक्ट में कब आएगा? 26 जनवरी 19। तो लागू किया गया, इफेक्ट में आया। इज दैट क्लियर बच्चा? दोनों डेट याद रखनी है। चलिए बढ़ेंगे। इसे हम रिपब्लिक डे के भी नाम से जाना जाते हैं, चिल्लर बातें हैं। तो चलिए, अब कॉन्स्टिट्यूशन की लेंथ की बात हो रही है। डेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे हर हर एक्ट में कुछ नंबर होते, सेक्शन नंबर होते। कंपनीज एक्ट की बात करूं, कंपनीज एक्ट में टोटल कितने सेक्शन है? 470 सेक्शंस। और कितने चैप्टर्स है? 29। और कितने शेड्यूल है? ठीक है, वहां हम सेक्शन नंबर यूज करते हैं, यहाँ पे क्या यूज करेंगे? आर्टिकल नंबर। ठीक है, तो टोटल कितना आर्टिकल नंबर है? 395, याद रखना है। टोटल कितने आर्टिकल है? 395। कुछ नहीं, सेक्शन ही जैसे। कितने पार्ट्स हैं? जो वहां हम चैप्टर बोलते थे,
उसे उसे क्या बोल रखा है यहाँ पर 22 चैप्टर्स। बच्चा इंडेक्स जैसा ही है, इंडेक्स में देखो कितने हैं, 8 है, 8 चैप्टर दिख जाएंगे। लेकिन इन 8 चैप्टर को कितने पेजेस में डिवाइड कर रखा है, कितने सेक्शंस में डिवाइड कर रहा है भैया, आप बुक खोल के देखोगे तो आपको दिखेगा 200 है, 300 है, 400 है, 500 है। क्लियर है? तो टोटल नंबर, आर्टिकल नंबर कितने हैं, 395। कितने पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स। दैट मींस 22 पार्ट्स 22 चैप्टर में डिवाइडेड। शेड्यूल की बात करें तो पहले कितने शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल हुआ करते थे। आज कितने शेड्यूल है, शेड्यूल धीरे धीरे बढ़ गए। तो कितने शेड्यूल आज के टाइम पे, 12। पुराना कितना था, ठीक है। चलिए, अब अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, टोटल आर्टिकल कितने हैं, 395। यहां आप देखोगे तो क्या दे रखा है, 465 आर्टिकल दिख रहे, स्क्रीन गई। तो शेड्यूल पहले 8 हुआ करते थे, अभी 12 हो गए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 465। लेकिन मैंने तो कितना लिखा है, ऐसे आपको ना अमेंडमेंट्स आते रहेंगे और आपको ऐसे दिखते रहेंगे, तो इससे डरने का नहीं। इन्होंने क्या बोला, कितने अमेंडमेंट्स आए, 27 अमेंडमेंट्स आए। और इसे बनाने में कितना टाइम लग गया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगे 11 महीने 18 दिन, 2 साल तो बोलना ही भूल गए 2 साल बता दें, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया एक असेंबली ने बनाया था। असेंबली का नाम क्या था, जिसके चीफ आर्किटेक्ट कौन थे हमारे, अंबेडकर जी। तो ये जब बना रहे थे तो इसको टाइम कितना लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। चलिए, इस कंसेप्ट को मैं समझाती हूँ कि अभी अगर देखा जाए तो 395 आर्टिकल है, लेकिन ये अमेंडमेंट के कारण थोड़े से ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो कैसे होते हैं ये कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन कर। तो आपके सामने बच्चा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा ऊपर से देखेंगे। तो हमारा जो भारत का संविधान है, इसके सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, इंडेक्स में जाएंगे, ठीक है। ये हमारा इंडेक्स है। आपको मैंने बताया कि टोटल आर्टिकल कितने, आर्टिकल नंबर कितने, 395। कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 22। दिख रहा है ये पार्ट 1, पार्ट 1 दिख रहा है। और आ जाओ नंबर में, जाओ आर्टिकल नंबर 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, फिर 2A दिख रहा है। ये 2A क्या है, बाद में आया है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा तो नंबर दिया होगा 1 2 3 4 5 6। जब अमेंडमेंट्स आते हैं, तो इन्हें क्या किया जाता है, बीच बीच में इंसर्ट किया जाता है, बीच बीच में डाला जाता है। तो जब इन्हें बीच बीच में डाला जाता है तो उनको एक नाम दिया जाता है, 2A और डालना है 2B 2C, क्योंकि 2 से रिलेटेड होगा, ठीक है। 5 से रिलेटेड होगा, 5A 5B 5C, 10 से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। अब बीच बीच में देखो और क्या दिख रहा है, 21A दिख रहा है, बाद में आया है, क्या लिखा है, राइट टू एजुकेशन। बहुत सारे आपके फंडामेंटल राइट्स थे, तो इन्होंने कहा भैया राइट टू एजुकेशन, स्टार्टिंग से नहीं रखा, ये बाद में लगा कि भैया एजुकेशन की जरूरत है तो बाद में इंसर्ट किया गया। क्योंकि राइट टू फ्रीडम पहले से चल रहे थे तो उसी के बीच में डाला गया, तो 21A आ गया। लेकिन जब आप एंड में जाओगे, टोटल 395 थे। इज दैट क्लियर, 395 थे, पहुंच रहे, ये देखो टोटल कितने हैं, 395। लेकिन बीच बीच में अमेंडमेंट से बहुत सारी चीजें इंसर्ट की गई है। लेकिन अगर एक एक को काउंट करेंगे तो 465 क्या हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे। तो उससे ज्यादा भी हो जाएंगे, हाँ अमेंडमेंट आने के बाद उससे ज्यादा भी हो सकते। लेकिन याद क्या करना है, याद करना है यही 395। टोटल कितने हैं जिनकी नंबरिंग कर रखी है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट वाज 395। अमेंडमेंट से बदलते जाएंगे। मैं कह रहा हूँ आज कोई अमेंडमेंट आ जाएगा तो बदल जाएगा ना, क्योंकि काउंट करें। लेकिन एक एक को काउंट करेंगे तो क्या 400 को भी क्रॉस कर जाएगा, हाँ आराम से कर जाएगा, 450 को भी क्रॉस कर जाएगा। अब समझ में आ गया। तो चेंजेस बीच में इंसर्ट किए जाते हैं। मान लो कोई एक नई चीज आ गई जो ऊपर जितने भी पॉइंट्स उनसे रिलेटेड नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे, इसको 396 डाल देंगे, 396 डाल देंगे। लेकिन क्या अभी तक डाला है क्या, नहीं। 395 ही टोटल आर्टिकल है। अगर आपसे पूछा जाता है क्या ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आफ्टर अमेंडमेंट कैसा हो गया है, नहीं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं। टोटल कितने पार्ट्स थे, 22 थे। शेड्यूल कितने थे, पुराना 8 था और नया कितना है, 12। तो आज की डेट में कितना है, 12। क्या ये याद करना है, ये याद रखना है। चलिए अब बस दिखा रही। शेड्यूल 1 में क्या दे रखा है, स्टेट, और क्या दे रखा है, यूनियन टेरिटरी। मतलब पूरी स्टेट की लिस्ट है और यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी समझते हैं, एक आध एग्जांपल दो यूनियन टेरिटरी का। हाँ लक्षद्वीप, दिल्ली तो सबसे पहले बोलो, है ना। चलो वेरी गुड। शेड्यूल 2 में दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के कुछ प्रोविजन दे रखे हैं। बी हटा दिया गया है। ये जो रिपील आता है ना बच्चा, कुछ एड ऑन होता है अमेंडमेंट से और कुछ
हटाए भी तो जाते हैं, जो पुराने होंगे, जो बिना मतलब के लॉ अभी भी बने हुए, तो उनको क्या किया जाता है, हटाया जाता है, कैंसिल किया जाता है। तो रिपील वर्ड यूज किया जाता है, जहां जहां रिपील लिखा है दैट मीन्स वो खत्म हो गया, ठीक है। जैसे तुम यहाँ भी देखोगे सेक्शंस में 395 क्या दे रखा है, रिपील, लेकिन अभी भी क्या है, 395 सॉरी आर्टिकल नंबर चल रहा है, ठीक है। बीच बीच में ऐसे रिपील दिखते रहेंगे। यहाँ पे देखो दिख रहा है 379 391, होता क्या है, पूरा रिपील हो गया है। सीन क्या है, नंबर नहीं हटाया जाता है, क्या नंबर किसी और को अलॉट कर देंगे, नहीं, नंबर किसी को अलॉट नहीं होते। कोई भी नया आएगा तो उसको एक नया नया आर्टिकल नंबर अलॉट होता है। पुराना अगर कोई चला गया है तो उसको क्या नए में नए को दे दिया जाएगा, नहीं। इट इज जस्ट लाइक एनरोलमेंट नंबर, आपका आप ही का एनरोलमेंट नंबर किसी और को अलॉट नहीं होगा। अगर आप जिंदा हो तो बढ़िया, खत्म होगा तो क्या एनरोलमेंट नंबर किसी और को मिल जाएगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है, तो आपको नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा कानून बदल जाएगा तो बाद में अलग बात है, लेकिन अभी जो चल रहा है इसमें ऐसे ही चलता रहता है, पुराना हटाया जाएगा, नया नया आता जाएगा, नंबर इधर उधर होते रहते हैं, ठीक। आपको 395 याद रखना है, क्योंकि नंबर अलॉट कर रखा है। कानून बदल गया पूरा, जैसे मैंने आपको बताया था कंपनीज एक्ट 1956 था, उसमें बहुत सारे चेंजेस थे, लेकिन चेंजेस इतने ज्यादा हो गए थे कि उन्होंने क्या किया, अब खत्म करो, क्या लेकर आओ 2013, तो अभी 13 ही चल रहा है, क्या उसमें माइनस प्लस नहीं हो रहे, लेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाएगा अब पूरे के पूरे सेक्शन नंबर बदलेंगे फिर। लेकिन क्या अभी कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा बदला, नहीं, पूरा बदले भी नहीं जा सकता, ठीक है, बताऊंगी इसकी पूरी कहानी। चलिए ये सब शेड्यूल्स है। चलिए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने से पहले आप इसका एक फ्रंट पेज देखेंगे। अभी कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने से पहले उन्होंने एक प्रेम्बल दे रखा है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेम्बल, सुना है इससे पहले, स्कूल में पढ़ा था, बताओ शॉर्ट में कुछ, क्या होता है, 7 राइट्स, ये बात तो सही बोल रहे हो। शॉर्ट में प्रेम्बल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अभी आपका आर्टिकल नंबर चालू नहीं हुआ है, उन्होंने कहा आर्टिकल नंबर 1 2 3 4 चालू करने से पहले हम आपको कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। तो प्रियम्बल क्या है, इंट्रोडक्शन अबाउट पूरे के पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। दैट मीन्स इट इज जस्ट लाइक आपकी जो बुक है, इस बुक के कभी एक पेज को देखना, एक पैराग्राफ को देखना कि ऑथर आपसे चाहता क्या, ऑथर जिसने ये बुक बनाई है, आपका इंस्टीट्यूट, आपकी जो भी मॉड्यूल है, जो स्टडी मटेरियल है, ये इंस्टीट्यूट आपसे क्या चाहता है। तो ऐसे छोटे से पैराग्राफ में लिखा रहता है इंस्टीट्यूट चाहता है आपका इसमें वर्किंग नॉलेज हो, आप इसमें एक्सपर्ट बन जाओ, आप आगे चल के करियर में ये चीजों में काम कर सको। तो ये आपको पूरी बुक के बारे में बता रहा है कि इस बुक में आप ऐसे लॉ पढ़ने वाले हो जिससे आपको नॉलेज होगा। सेम कॉन्स्टिट्यूशन जो कुछ भी बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटेंशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो पढ़ने वाले लोग वो चाहता क्या आपसे, वो पूरा प्रूफ इसमें बताता है, आपके प्रेम्बल में बताता है। तो चलो समझते हैं डिटेल में। तो प्रेम्बल एक्चुअल में है क्या, प्रेम्बल है मिरर ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन शॉर्ट में। मिरर क्यों बोला, जो आपसे वो चाहता है वो आपको पहले ही शॉर्ट में दिखा रहा है। इसको हम प्राइमरी या फिर इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन है ना पूरी बुक का, पूरे लॉ का क्या ये इंट्रोडक्शन है, जिसमें आपको बताया जाता है ऑब्जेक्ट या फिर सोल बताया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस क्या है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है। तो इन शॉर्ट क्या है आपका प्रेम्बल, प्रेम्बल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट आपको बता रहा है, इंट्रोडक्शन बता रहा है, एक तरीके का क्या है मिरर है, लेकिन ये मिरर शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा है, क्योंकि मिरर को तो एकदम ही सेम बताएगा, शॉर्ट फॉर्म में आपको बताता है। आइए प्रेम्बल में क्या लिखा है, प्रेम्बल में कुछ टर्म्स है, कुछ टर्म्स है जो भी मैं रीड करूंगी पूरा प्रेम्बल तो ये वर्ड यूज होंगे, तो आपको उन वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। सबसे पहला वर्ड क्या बच्चा, सोवरेन, ठीक है। सोवरेन बोले तो सुप्रीम बोल सकते हैं, फ्री, फ्री, फ्री कैसे फ्री है बच्चा, इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसी बनाने के लिए। हमारी देश की जो गवर्नमेंट है अपनी अगर कोई पॉलिसी बनाती है तो वो इंटरनली कोई पॉलिसी बना रही है या फिर एक्सटर्नल लेवल में कोई पॉलिसी बना रही है, इसके लिए वो एकदम फ्री है, या फिर वो क्या है सुप्रीम है लॉ बनाने के लिए। ऐसा क्यों बोला, कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, 1949 में, एप्लीकेबल कब हुआ 1950 में। अब 1914 से पहले कुछ लोग थे जो हमारे देश में राज्य कर रहे थे, कौन थे, ब्रिटिश। क्या उस टाइम पर हम फ्री थे क्या अपनी पॉलिसी बनाने के लिए, क्या उस टाइम पे सुप्रीम थे क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, नहीं। इसीलिए उन्होंने बोला कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये प्रेम्बल बता रहा है, तो प्रेम्बल बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सोवरेन है, मतलब क्या है हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर खुद से फ्रेम कर सकते हैं, हम सुप्रीम है। सेक्युलर, सेक्युलर बोले तो प्रॉपर हिंदी बोले तो धर्म निरपेक्ष, मतलब नो पर्टिकुलर रिलीजन, हमारा कोई एक रिलीजन नहीं है। हम जो ये बार बार खड़े होकर बोलते थे ना हिंदू है हिंदू है हिंदू है,
भाई मुस्लिम भी उतना ही हक रखते हैं, क्रिश्चियन भी उतना ही हक रखते हैं, तो हर कोई रिलीजन जो भी है यहाँ पर वो उतना ही हक रखता है। कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ बोल रहा है, कानून साफ साफ बोल रहा है भैया हमारा कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। सेक्युलर वर्ड याद रखना। नेक्स्ट लिखा है सोशलिस्ट, ये तो वर्ड से समझ में आ रहा है, सोशल समाज, ठीक है, सामाजिक प्रॉपर बोलूं तो नो कॉन्सेंट्रेशन पावर एंड मनी, कुछ लोगों के हाथ में नहीं है, यहाँ पे जो कुछ भी काम होते हैं किसके लिए होते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए होते हैं। नेक्स्ट लिखा है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक बोले तो यहाँ लोगों को क्या लिखा है, हिंदी में क्या बोलते हैं डेमोक्रेटिक को, लोकतंत्र बोलते हैं। लोक मतलब लोग, तंत्र मतलब सिस्टम, तंत्र मतलब सिस्टम, लोगों के द्वारा बनाया गया सिस्टम। हम ही तो इलेक्शन में वोट करते हैं, हम ही चुनते हैं, मोदी जी को हमने ही वहां बैठाया है। तो लोकतांत्रिक है मतलब डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है मतलब लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र सिस्टम, ठीक है। रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बना है। नो रूम फॉर दी, क्या लिखा है, हेरिडिटरी मतलब अभी आपने इंग्लैंड में क्या देखा, रानी डेथ हो गई तो भैया उसकी जगह पे उन्हीं का बेटा, ऐसे हो रहा है ना, राजा की डेथ हो गई उसका बेटा राजा हो जाए फिर दूसरा, तो यहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन चीजें पास होते हैं। हमारे देश में ऐसा है क्या, नहीं। तो रिपब्लिक मतलब कि गणतंत्र, गणतंत्र मतलब कि यहाँ पे हेरिडिटी को कोई भी जगह नहीं मिली है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक को जगह मिली है, डेमोक्रेटिक को मिली है, दैट मीन्स हम क्या है, लोगों के द्वारा बनाया गया यहाँ पर सिस्टम है। कुछ टर्म्स हैं जो अभी प्रेम्बल रीड करते वक्त यूज होंगे, वो ये, ठीक है फटाफट। सोवरेन मतलब सुप्रीम, सेकुलर मतलब कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है हमारा, सोशलिस्ट मतलब किसी पर्टिकुलर लोगों के पास नहीं है, समाज के लिए यहाँ पे काम होता है, जितने पैसे दे उसके लिए थोड़ा होता है। डेमोक्रेटिक मतलब लोगों के द्वारा गया बनाया गया, रिपब्लिक मतलब हेरिडिटी की कोई जगह नहीं है, ठीक। चलिए रीड करते हैं प्रेम्बल, ये आपका प्रेम्बल दिखेगा, रीड करो। क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ द इंडिया हैविंग, ठीक है, सोनली रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन, ये पहला वर्ड सोवरेन, फिर क्या लिखा है सोशलिस्ट, फिर क्या लिखा है सेक्युलर, फिर क्या लिखा है डेमोक्रेटिक, फिर क्या लिखा है, सीक्वेंस याद रखना। एग्जाम में कभी कभार ये पूरे 5 वर्ड दे दिए जाएंगे, ठीक है, और एक जगह में डैश होगा, डैश होगा मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर्म में आ जाएगी कि कौन सा ऑप्शन आएगा, या फिर 2-3 बुल कर दिए जाएंगे और ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको सही सीक्वेंस अरेंज करना है। सबसे पहला क्या है सोवरेन, फिर क्या है, पहला क्या है सोवरेन, फिर सोशलिस्ट है, फिर है सेक्युलर है। पहले तो बात याद रखना 3 एस साथ में, क्या बात याद रखना 3 एस साथ में, सोवरेन सबसे पहले, फिर क्या है सोशलिस्ट। सोवरेन मतलब हम एकदम इंडिपेंडेंट है अपने काम करने के लिए, इंटरनल एक्सटर्नल मैटर सुप्रीम है। दूसरा सोशलिस्ट है, तीसरा बताना कि भाई हमारा कोई एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है। फिर क्या है आपका डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, याद रहेगा, सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बढ़ेंगे आगे, इन ऑर्डर टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, अब सारे सिटीजन को क्या देना भाई, जस्टिस। जस्टिस का मीनिंग समझते हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग भी पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, लिबर्टी बोले तो फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम ऑफ क्या थॉट्स, फ्रीडम ऑफ क्या एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ क्या बिलीव फेथ एंड क्या लिखा है वर्शिप, जिसकी पूजा करना करो भाई, हर चीज की फ्रीडम है। आज मैं हिंदू, ठीक है, पूजा करना चाहती हूँ अपने मंदिरों की, अगर मैं बदल के क्रिश्चियन हो जाती हूँ, बदल के मैं मोमडन हो जाती हूँ, तो भैया मेरी मर्जी, कोई मुझे रोक सकता है क्या, नहीं। नेक्स्ट इक्वालिटी रखना है, किसमें इक्वालिटी रखना है हमें, इक्वालिटी ऑफ दी स्टेटस, बराबर, ठीक है, एंड दी अपॉर्चुनिटी, हमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। अक्सर क्या होता है अपने भाई बंदे जैक लग रहा है, रिसोर्स लग रहे, पैसे दे रहे, कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि हमने जो भी लॉ अभी पढ़ेंगे उन सबका हमारा मेन पर्पस क्या है, पर्पस क्या है पहले पर्पस, पहला पर्पस जस्टिस है, पहला पर्पस क्या है, लॉ जितना भी पढ़ने वाले अभी उनका मेन पर्पस ऑब्जेक्ट क्या है, प्रेम्बल ऑब्जेक्ट बताता है ना जस्टिस, फिर क्या बोल रखा है हर चीज की लिबर्टी देना चाहते हैं, हर चीज में हम इक्वालिटी देना चाहते हैं, इवन वो अपॉर्चुनिटीज ही क्यों ना हो, ठीक है। फिर क्या लिखा है फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, ठीक है। इन्होंने बस यही बोल रखा है कि भैया हम हर तरीके का जो भी यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं, हम लॉ बनाने के पीछे हमारा मेन पर्पस है। इन आर कॉन्स्टिट्यूट, कुछ सुना सुना सा लग रहा है इनका, इन आर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, ये बनाई है ना, कब बनाई गई थी 26th डे ऑफ नवंबर 1949, डू हेयर बाय एडॉप्ट। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको एडॉप्ट कब किया गया था, तो कब किया गया था 26 नवंबर, या फिर ये एनेक्ट, एनेक्ट मतलब कब बना था,
कब बना था? 26 नवंबर। गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो वर्ड अगर एडॉप्ट आता है, एनेक्ट आता है, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कब बनाया गया था, कब एडॉप्ट किया गया था। लिखा जाता है कब इफेक्ट में आया था, तो आपकी डेट क्या हो जाएगी? 26 जनवरी। कब नोटिफाइड, सॉरी, कब इंप्लीमेंट किया गया था, तो क्या आ जाएगी आपकी? क्लियर है? चलिए, प्रियम्बल समझ में आ गया। अब यहाँ इंट्रोडक्शन दे रखा है, इसे हम बाद में रीड करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी बातें बोल रखी है जिसके लिए पहले आपको क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग हो जानी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ पता होना चाहिए। अदरवाइज आप इसे पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये अभी नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी अभी नहीं पढ़ना है। ये जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक आपको एक एक वर्ड समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो 10 पेज के बाद बताया है वो इन्होंने यही स्टार्टिंग में दे दिया। ठीक है, तो यहाँ भी समझने की जरूरत नहीं है। सीधा जाएंगे किसमें? आपकी बुक में दिख रहा है क्या हेडिंग? फेडरल यूनिटरी। क्या से स्टार्ट करेंगे? हेडिंग है फेडरल यूनिटरी। आइए समझते हैं। चलिए, यूनिटरी मतलब क्या होता है, फेडरल मतलब क्या होता है, वर्ड का मीनिंग जानते हैं? फेडरल मतलब डुअल, यूनिटरी मतलब सिंगल। ठीक है, फेडरल यूनिटरी, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फेडरल मतलब क्या होता है? डुअल गवर्नमेंट। क्या हमारे इंडिया में डुअल गवर्नमेंट है? सेंटर और स्टेट। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, फेडरल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक्चुअली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस कैटेगरी में आता है? फेडरल में आता है कि यूनिटरी में आता है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो पहले उन्होंने कहा कि आइडेंटिफाई बाद में करना, पहले समझ लो फेडरल कब हम मानेंगे? जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है हम तब मानेंगे जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। चलिए, फेडरल में पहले क्या बोल दिया? डुअल गवर्नमेंट होना चाहिए। दूसरे क्या बोल दिया? रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट लिखा है डिवीजन ऑफ पावर और सेंटर स्टेट में। हमारे इंडिया में ऐसा है, हाँ, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन को एकदम सुप्रीम मान के रखा है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है? हाँ। क्या लिखा है? रिजिड बोले तो स्ट्रिक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना बहुत मुश्किल है। मना नहीं कर रहे, प्रोहिबिट कर रहे हैं क्या? रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। प्रोहिबिशन नहीं लिखा है कि कभी नहीं बदला जा सकता, प्रोहिबिशन लिखा होता तो कभी नहीं। उन्होंने कहा भैया रिजिड है, रिजिड मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, स्ट्रिक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रिक्ट है। फिर क्या लिखा है? जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। ऐसा है? बचपन में पढ़ते थे 3 सिस्टम होते थे हमारे गवर्नमेंट के। एक होता था लेजिस्लेशन, दूसरा होता था एग्जीक्यूशन, तीसरा होता था जुडिशरी, लॉ बनाना, लॉ को इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशरी एकदम अलग होता था। सुना सुना है ना? फिर से सुनाऊंगी, इस चैप्टर में है वो। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला? क्या फेडरल सिस्टम, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन तब माना जाएगा जब जुडिशरी को क्या दी जाएगी? इंडिपेंडेंस। क्या हमारे इंडिया में ऐसा है? हाँ है, हमारे इंडिया में। क्या लिखा है यहाँ पे? बैसेमेरल। और यहाँ पे क्या बोल रखा है? एक वर्ड आएगा, ठीक है, इसको भी थोड़ी यहाँ पर बता दी। बाइसेबल मतलब क्या है? दो कॉन्सेप्ट होना। वो दो कॉन्सेप्ट क्या है? लॉ बनाते वक्त लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका मतलब इन्होंने बस शॉर्ट में बता के रखा है। क्या बोल रखा है? बाइसेबल। बाइसेबल मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा होना। क्या हमारे इंडिया में ऐसा है? चलिए, तो फेडरल की सारी क्वालिटीज है क्या? तो किसी में भी आपको ये सारी क्वालिटीज दिखेंगे तो ऑटोमेटिक समझ जाना वो क्या है? फेडरल। इज दैट क्लियर? चलिए, यूनिटरी के फीचर्स क्या है? ठीक ऑपोजिट होंगे। अगर यहाँ ड्यूल गवर्नमेंट है तो यहाँ पे क्या होगी? सिंगल गवर्नमेंट होगी। यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा रिटन भी है और क्या लिखा है? अनरिटन। कुछ बातें हैं, कुछ बातें हैं जो लिखी हुई है, कुछ बातें जो लिखी नहीं है, ओरल फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है डिवीजन ऑफ पावर है फेडरल में, तो यहाँ पे क्या लिखा है? कोई डिवीजन नहीं है। जब यहाँ पे सेंटर स्टेट गवर्नमेंट सिंगल ही है तो बच्चा पावर का डिवीजन भी कैसे होगा? कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना, इन्होंने क्या रखा है? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, इसी की कोई गारंटी नहीं है। जैसे कि ब्रिटेन, ब्रिटेन में किसका राज्य चलता है? राजा रानी कॉन्सेप्ट है बेटा। राजा ने जो बोल दिया, जो अनाउंस कर दिया, वो मान लिया जाएगा, चाहे आपका कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी बोल रहा है। क्या ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है? बना है। क्या वो रिटर्न है? हाँ वो रिटर्न है। लेकिन राजा ने जो ओरल बोल दिया, राजा ने जो ओरल बोल दिया वो मान लिया जाएगा, वो सुप्रीम हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या हमारा? रिजिड। इन्होंने क्या बोल दिया? राजा ने जो बोल दिया तो मतलब फ्लेक्सिबल हो गया ना। इसलिए तो एग्जाम्पल भी दे रखा है, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, फ्रांस भी दे रखा है, ब्रिटेन भी दे रखा है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इसने क्या बोल दिया? जुडिशरी मे और मे नॉट। वहां जजेस बैठे हैं, केस सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर केस राजा के पास चला गया तो क्या बोलता है? भाई राजा सुप्रीम हो जाएगा। जज के ऊपर कौन बैठे? भैया राजा को सबसे ज्यादा पावर है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उन्होंने जुडिशियल सिस्टम बनाया है, लेकिन इन शॉर्ट फिर भी कोई दिक्कत जाती है, कुछ भी राजा बोल देगा तो उनको मानना तो पड़ेगा। इसमें क्या लिखा है? बाइकैमरल लिखा है। और यहाँ पे क्या लिखा है? यूनि मतलब क्या होगा? एक ही
होगा। इज दैट क्लियर? अब मुझे बताओ हमारा जो इंडिया किस कैटेगरी में आ रहा है? यूनिटरी में बिल्कुल नहीं आ रहा है। चलिए समझना, यहाँ दिख रहा है इंडिया, इंडिया के अलावा और भी कुछ कंट्रीज है, यहाँ पे उन्होंने बाकी अदर कंट्रीज के एग्जाम्पल दिए। अब हमें फेडरल तो समझ में आ गया, फेडरल तो समझ में आ गया, लेकिन बच्चा हमारा कंक्लूजन मैं आपको बता दूं, इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेसिकली फेडरल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फेडरल है। क्या लिखे? बट विथ, ये क्या बात कर दी हमने? तो देखा हमारे तो फेडरल की कॉन्सेप्ट है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में झगड़ा हो गया, कौन जीतेगा, कौन प्रिवेल करेगा? सेंट्रल। मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान लड़ जाते हैं तो कौन जीतेगा? और यहाँ तो चलो शिवराज सिंह चौहान है तो वो तो नहीं लड़ेगा क्योंकि बीजेपी बीजेपी है, कांग्रेस की सरकार है, लड़ गए तो कौन जीतेगा? मोदी जी, बीजेपी। दैट मीन्स किसी एक के पास पावर आ ही गई ना, वो किसके पास पावर आ गई? सेंटर के पास। इन्होंने कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली सारे टर्म्स एंड कंडीशन हमारे कौन से मैच करते हैं? फेडरल वाले। सारे टर्म्स एंड कंडीशन कौन से मैच करते हैं? फेडरल। लेकिन 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 हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में क्या है? यूनिटरी भी है। अब वो हम किन किन केसेस में यूनिटरी है, तो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि भैया सेंटर स्टेट में डिस्प्यूट हो गया तो वो देखेंगे, ठीक है, लॉ बनाने को लेकर। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, जीएसटी का लॉ कौन बना सकता है? सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी। स्टेट बोलता नहीं हम ऐसे बनाएंगे और सेंटर को ये बात ठीक नहीं लगी तो कौन प्रिवेल करेगा? सेंटर। चलिए दो स्टेट झगड़ा करते हैं, हमारे एमपी का जो स्टेट है इसके आजू बाजू और कौन सा स्टेट लगा हुआ है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ठीक है, चलो छत्तीसगढ़ से लड़ाई करते हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ लड़ गए, दोनों स्टेट की जो सरकारें हैं आपस में लड़ भिड़ी, लोगों की बात नहीं करें, सरकार ही लड़ेगी ऑब्वियसली, ठीक है। अब दोनों की अगर सरकार लड़ रही है तो दोनों सरकार को बंद कर दिया जाएगा और कौन यहाँ पे प्रिवेल करेगा? सेंटर। मोदी जी बोले भैया दोनों अब मेरी सुनेंगे, कि बस ऐसे ही दो बच्चे लड़ रहे तो मम्मा की चलेगी ना, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम हैं क्या? हम हैं क्या? हमारा कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन? फेडरल है कि यूनिटरी? हम पूरे से 100% हम क्या है? फेडरल है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जनरल रूल हम फेडरल है, एक्सेप्शनल केसेस में हम क्या है? कभी कभार यूनिटरी। हमेशा झगड़ा होता रहता है क्या? जब होगा तब बन जाएगी यूनिटरी, वैसे तो फेडरल फॉलो करें, ठीक है। चलिए इन्होंने कहा कि भैया केशवनंद भारती का केस है, इस नाम को याद रखना। इसकी स्टोरी बताऊंगी, पहले कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लो फिर स्टोरी बताऊंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी स्टोरी बताने लगूंगी तुम लोग को लॉ ही नहीं पता है, मैं कहूंगी ये वाला लॉ लग रहा है, ये वाला लॉ, आपको नॉलेज नहीं। तो पहले लॉ समझ जाओगे आपके, फिर मैं आपको कुछ आर्टिकल नंबर याद करवा दूं, फिर आपको मैं केस मांगू। केस का नाम याद रखना, केस का नाम क्या है? केशवनंद भारती वर्सेस क्या लिखा है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अगर झगड़ा होता है तो केस में क्या लिखा होता? यूनियन ऑफ इंडिया। कौन सी सरकार से झगड़ा है? केरला। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया? स्टेट ऑफ केरला लिख दिया। क्लियर है? तो ये क्या है? स्टेट गवर्नमेंट है, कहाँ की? केरल की। तो झगड़ा एक तरफ कौन था? केशवनंद भारती, एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट। इज दैट क्लियर? कहाँ की स्टेट थी? केरल की। इन्होंने एसेंशियल फीचर्स आपकी बुक में बता के रखे, ड्यूल गवर्नमेंट समझ में आ गया, ड्यूल गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर समझ में आ गया, ठीक है। देन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम है। जुडिशरी के पास क्या है? इंडिपेंडेंस है, रिटर्न है, रिजिड प्रोसीजर है। किस चीज की रिजिड प्रोसीजर है? अमेंड करने की, मतलब क्या है? डिफिकल्ट प्रोसेस है। यहाँ तक चीज क्लियर है? चलिए बढ़ेंगे। फेडरल यूनिटी समझ में आया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है? फंडामेंटल राइट्स। कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगी तो 12 13 बता दोगे। पहले 7 थे, बहुत पहले 7 थे, बहुत पहले बताऊंगी वो भी क्या था। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगी चलो फंडामेंटल राइट्स बताओ बिना देखे, बताओ कितने फंडामेंटल? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, एक्सप्रेशन, चूज और रीजन, अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। 7 हो चुका है, एजुकेशन 8 हो गया, सेफ्टी, ये सब है। मैं सच कह रही हूँ, जितनी तुम बता रहे हो वो सब है, लेकिन यदि काउंटिंग बढ़ती क्यों जा रही है समझना। यहाँ पे देखो आपको दिखने में कितने दिख रहे हैं? 6 दिख रहे हैं। ये कैटेगरीज है, 6 कैटेगरी है। आपने जितने भी पॉइंट्स बोले ना, आपने अंदर के भी पॉइंट्स बोले। जिसने बोला है राइट टू चूज, है ना, राइट टू स्पीच, ये सब एक ही कैटेगरी के अंदर के सारे पॉइंट्स बोल दिए। तो एक्चुअल में कितने कितने आपके फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 कैटेगरीज है।
इस कैटेगरी के अंदर आपको 10, 15, 5, 6 ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, सबको मिलाओगे तो 30 प्लस हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? तो आप ये नहीं बोलेंगे 6 फंडामेंटल राइट्स है, आप क्या बोलेंगे 6 कैटेगरीज है। कितनी कैटेगरीज है? 6 कैटेगरीज, मतलब अंदर पॉइंट्स है, ये हेडिंग है। सबसे पहली हेडिंग क्या है कैटेगरी की? राइट टू इक्वालिटी। अब यहाँ पे इक्वालिटी में 5 पॉइंट्स है। फिर क्या लिखा है? राइट टू फ्रीडम। किस चीज की फ्रीडम है? रिलीजन लेने की, है ना, स्पीच की, एक्सप्रेस, और क्या है, इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, इंडिया में कहीं भी सेटल हो सकते हैं, ठीक है, एजुकेशन, ये सारी चीजें फ्रीडम में आती है, ठीक है। तो ये कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम, रिलीजन का थोड़ा सा अलग है। सिक्स का क्या लिखा है? राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। फिर क्या बोल रखा है? अरे ये 5 है, ये 6 है, 4 बोल गए, 5, 6। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है। सबसे पहले कौन सा राइट है? सीक्वेंस याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या है? राइट टू इक्वालिटी, ई याद रहेगा। फिर राइट टू, फिर राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, पहले ई है, फिर एफ है, फिर ई है, फिर क्या दे रखा है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। चलिए 4, पहला क्या? राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी के बाद क्या था? फ्रीडम, एफ, फिर ई से क्या था? एक्सप्लॉयटेशन, फिर एफ आ गया फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पहला वाला बस राइट टू फ्रीडम है, वहां पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात है। ई एफ 2 याद हो गए, 4 हो गए। देन क्या बोल रखा है? फिर से ई, कल्चरल एंड एजुकेशन। पहला ई क्या है? इक्वालिटी, दूसरा ई क्या है? एक्सप्लॉयटेशन, और तीसरा ई क्या है? एजुकेशनल राइट, याद रहेगा। और फिर फाइनली बस आर है, रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कितने टोटल हो गए? सीक्वेंस वाइज, पहला इक्वालिटी, दूसरा फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देन कल्चरल एंड एजुकेशनल, देन सीक्वेंस याद हो गया। सीक्वेंस याद करना जरूरी इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे अब मैं आपको आर्टिकल नंबर याद करूंगी। आर्टिकल नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने हर चैप्टर में जो एक्ट पढ़ा उसमें सेक्शन नंबर था, वैसे यहाँ पे क्या है? आर्टिकल्स। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 है, मतलब 14, 15, 16, 17, 18, टोटल कितने होंगे? 5। राइट टू इक्वालिटी में कैटेगरी है ना, इसके अंदर 5 फंडामेंटल राइट है। ऐसे ही राइट टू फ्रीडम में 19 से चालू होगा, कहाँ तक है? 22, 19, 20, 21, 22, 4। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। लेकिन क्या हमें सारे आर्टिकल नंबर याद होने चाहिए? सब हाँ बच्चों, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, लेकिन मत टेंशन लो, याद हो जाएंगे, मैं ही याद करवा दूंगी। जैसे अभी सीक्वेंस याद हो गया ना, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, हेडिंग से समझ में आ रहा है क्या है? इक्वल राइट है सबके पास, ठीक है। कोई भी अपनी पोजीशन का फायदा नहीं उठा सकता। नेता ने अगर मर्डर किया तो उसे भी जेल में जाना पड़ेगा, हमने मर्डर किया तो हमें भी जाना पड़ेगा। क्या पोजीशन का फायदा उठाया जाएगा? प्रैक्टिकली देखा जाए तो हाँ, है ना, प्रैक्टिकली देखा जाए तो हाँ, लेकिन थ्योरेटिकल करप्शन है ना, थ्योरेटिकल देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो लॉ बना है, ये क्या बोलता है कि सबके पास क्या है? इक्वल राइट्स है, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। इसमें फ्रीडम में बोल रखा है आप जो चाहे, है ना, आप करना चाहते हैं अपने इंटरेस्ट का काम कर सकते हो, ठीक। चलिए, कहीं घूमना चाहते हो घूम लो, इंडिया में कहीं भी, लेकिन कुछ भी जॉब करना चाहते हो अपनी मर्जी का कर लो, उनका हर चीज की फ्रीडम है, ठीक। चलिए, फिर क्या लिखा है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉइट किया जाता है बच्चों को जनरली, ठीक है, विमेन्स को, तो उसके अगेंस्ट आपके पास अगेंस्ट क्या है? राइट है कि आप केस फाइल कर सकते हो। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो रिलीजन सिलेक्ट करना है कर लो भाई, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। देन कल्चर एंड एजुकेशन राइट। बच्चे के पास क्या बच्चा राइट है कि वो अपना कल्चर और अपना एजुकेशन उससे रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल बच्चा, आपने देखा मोमडन के अलग से स्कूल्स रहते हैं, क्रिश्चियन के अलग से स्कूल्स रहते हैं, उनको उनके कल्चर का एजुकेशन दिया जाता है। यहाँ पे कोई स्टूडेंट जिसने भी क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ा क्या? क्राइस्टियंस, है ना, कुछ सिखाया जाता है क्रिश्चियन वाला? क्या सिखाया जाता है? प्रेयर सिखाई जाती है ना। आप कभी जैन है क्या कोई यहाँ पर? ठीक है, जैन के स्कूल से वहां पे उनको क्या सिखाया जाता है? उनके स्कूल्स में प्रॉपर बहुत सारी चीजें होती है, कुछ खाने पीने का भी कुछ तरीके होते हैं, वो सब प्रॉपर सिखाया जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया? भैया तुम अपने खुद के क्या करो, स्कूल्स खोल लो, अपने कल्चर को प्रमोट करो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने 12th का बोर्ड दिया है, 12th बोर्ड में क्या बस हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज होती है क्या? दूसरे जगहों में भैया मराठी भी लैंग्वेज है,
बंगाली भी लैंग्वेज है, इसका भी बच्चा पढ़ता है, बोर्ड एग्जाम में टेस्ट देता है। वो तो हमने बस अपने आसपास नहीं देखा, इसलिए हमें ऐसा लगता है। टाइम टेबल देखते हुए समझ में आ गया होगा कि भैया इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं क्या, उनके वहां पे वो लगते हैं, उनकी वो डेट होती है। ठीक है, चलिए फिर क्या लिखा है, राइट टू, ये 6th कैटेगरी है। इससे पहले जो 5 कैटेगरी है, राइट टू इक्वालिटी, फिर कौन सा था, राइट टू फ्रीडम, फिर एक्सप्लॉयटेशन, फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर सच एजुकेशन राइट, कल्चर का एजुकेशन की ये सब बात है। ठीक है, इन्होंने कहा इन 5 कैटेगरी में से अगर कोई भी फंडामेंटल राइट अगर आपसे कोई छीनता है तो आपको क्या मिलेगी, उसकी रेमेडी, उसका सॉल्यूशन। कोई नहीं छीन सकता ये, लेकिन अगर किसी ने छीना तो उसकी रेमेडी मिलेगा, ये भी आपका राइट है। ठीक है, तो ये 6 कैटेगरी है। इन 6 कैटेगरी को डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, अब जैसे कि मैंने बताया कितनी कैटेगरी थी, 6। एक बच्चे ने बताया दीदी कभी 7 हुआ करती थी। हाँ बच्चा, कभी 7 हुआ करती थी। वो कौन सा हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। ये 7 कैटेगरी हुआ करता था, लेकिन इसे हटा दिया गया। मैंने केस का नाम याद रखने को बोला था, नाम बताओ, शेषन एंड भारती वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया। इसकी स्टोरी में यही पूरा छुपा हुआ है, राइट टू प्रॉपर्टी। इसलिए मैंने कहा कि मैं वो स्टोरी अभी नहीं बता सकती, क्योंकि पहले लॉ का ही नॉलेज नहीं है। पहले नॉलेज ले लो फिर आएंगे। राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था। अब समझो, राइट टू प्रॉपर्टी हक है आपका, मतलब हर बंदे के पास राइट टू प्रॉपर्टी, तो कोई छीन नहीं सकता ना। अगर कोई छीनेगा तो कहां जाने का, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। केशवानंद भारती का केस एक्चुअल में ऐसा ही था। ठीक है, केशवानंद भारती एक मठ के, है ना, पुजारी थे, मंदिर के पुजारी थे। ठीक है, अब उस मंदिर की प्रॉपर्टी थी, वो किसको लेनी थी, हमारी सरकार को लेनी थी। लेकिन भैया उसने क्या बोला, राइट टू प्रॉपर्टी। उस टाइम पे 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। उन्होंने बोला भैया राइट टू प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी और कोई इसे छीन नहीं सकता। छीनेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, कोर्ट जाऊंगा, रेमेडीज है मेरे पास। तो उन्होंने बोल दिया भैया ये तो बड़ा दिक्कत वाला हमने फंडामेंटल राइट दे दिया, तो इस फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया। तो केशवानंद भारती का ही केस था, डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे क्या हटाया गया, क्या क्या दिक्कतें हुई थी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया, आर्टिकल नंबर 19 आर्टिकल नंबर 19 रीड करो पूरा। कैसे रीड करेंगे, सब सेक्शन बोलेंगे, सब आर्टिकल बोलो ना। वहां जब सेक्शन नंबर था तो सब सेक्शन बोला, तो यहाँ पे आर्टिकल है तो सब आर्टिकल, और क्लॉज तो सेम रहेगा। आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1 और क्लॉज एफ। द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, ये क्या कर दिया गया, रिपील, हटा दिया गया। ठीक है, एक और आर्टिकल हटा दिया गया, दैट वाज 31। दोनों राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता था। राइट अगेंस्ट दी, ठीक है, डेप्रिवेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी, ये भी क्या कर दिया गया, रिपील। तो ये दोनों हट चुके हैं, याद रखना। कौन कौन सा, 19(1)(f) और 31। आपकी बुक में सब लिखा, मत टेंशन। ठीक है, लेकिन पूछूंगी मैं 19(1)(f) और आर्टिकल नंबर 31। नोटिस करो, जब मैंने आपको यहाँ पे बताया 14 से 18 है, राइट टू इक्वालिटी में कंटिन्यू चल रहा है। 19 से 22 कंटिन्यू, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30, और सीधा जंप होता है, क्या हट गया, 31 हट गया, राइट टू प्रॉपर्टी। और कौन सा हटा है, कहाँ कवर होगा, राइट टू फ्रीडम में 19 से 22 की बात करी थी, लेकिन वो 19 का क्या था, 1 का एफ था। मतलब 19 का 1 ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई हो गया, फिर उनका एफ हटा दो। राइट टू प्रॉपर्टी 2 आर्टिकल में कवर होता था, एक 19 में कवर होता था और एक 31। 31 सोलियो प्रॉपर्टी बात करता तो पूरा हटा दिया, लेकिन 19 और भी दूसरे फ्रीडम्स देता था, तो उसमें से उन्होंने क्या बोला, हम बस एक हटाएंगे, कौन सा वाला, एफ, बाकी ई तक है, पढ़ेंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज चल रहा है, एक सीक्वेंस टूटता है, वो कौन सा टूटता है, 31, क्योंकि 31 हट गया। आइए आपकी बुक में फंडामेंटल राइट्स देखेंगे, टोटल आर्टिकल कितने थे, 395। कितने पार्ट्स थे, 22 पार्ट्स थे। चलिए, इन्होंने कहा फंडामेंटल राइट्स दे रखा है किसमें, पार्ट 3 में चालू होता है, 14 से चालू होता है, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 होंगे। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में 14 से पहले के सेक्शंस होंगे। एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो कौन सा पार्ट में, कौन से पार्ट में, 3rd पार्ट में। कितनी कैटेगरीज है फंडामेंटल राइट की, क्या ये 6 कैटेगरी समझ में आ गई। ठीक है, चलिए, प्रीवियसली 31 हुआ करता था फंडामेंटल राइट्स, जो कि 44 अमेंडमेंट। जब सबसे पहली बार चेंज आया होगा तो क्या बोला होगा, फर्स्ट अमेंडमेंट, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इन्होंने क्या बोलते हैं, कौन सा वाला अमेंडमेंट, 44 जब अमेंडमेंट है, कुछ ऐड किया जाता है और कुछ हटाया जाता है। अमेंडमेंट मतलब चेंज होता है, अमेंडमेंट मतलब चेंज। अब ये चेंज कुछ नया ऐड भी हो सकता है और कुछ पुराना डिलीट भी हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, ऐड किया कि डिलीट किया, डिलीट किया ना, हटाया, रिपील किया ना। तो
तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या लिखा है, 1978 में आया था अमेंडमेंट, मतलब 1978 में हट गया था ये, अभी नहीं हटा है। 1978 में जिंदा थे क्या तुम लोग, देश आजाद हो गया था, उसके बाद ही तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। चलो, नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये क्या बन गया है, जहां लीगल राइट आता है मतलब लॉ ने दिया है तो लॉ छीन लेगा, सरकार छीन सकती है। फंडामेंटल राइट्स आपका कोई नहीं छीन सकता, फंडामेंटल राइट्स आपका कोई छीन नहीं सकता, ये बात समझ में आई। तो फंडामेंटल राइट्स अब ये है क्या, नहीं, इसको क्या नाम दे दिया गया है, लीगल राइट। जब सरकार को लगेगा, आपने कभी सुना है रोड को चौड़ी कर रहे हैं तो आजू बाजू के जो भी घर होते हैं वो उन्हीं की जमीन रहती है ना, उन्हीं के घर रहते हैं ना, तो कौन ले लेता है, सरकार ले लेती है, ठीक है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी हट चुका है। अतिक्रमण, वर्ड तो सुना ही होगा आप लोगों ने, एनक्रोचमेंट, ठीक है, क्या होता है अतिक्रमण, फिर सरकार उनको क्यों देती है अलग से घर, लॉ बोलता है किसी एक जगह में आप बहुत ज्यादा सालों से अगर रह रहे हो तो वो घर, वो जमीन आपकी। कभी कब्जा होते हुए सुना है, अभी लॉ का नॉलेज नहीं है, तभी तो लॉयर इतना फायदा उठा लेते, सुना है कितने साल से छूट गए तेरे हाथ से, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट क्या हो गया, अब राइट टू प्रॉपर्टी क्या बन चुका है, लीगल राइट, तो वो अब नहीं है, एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जा सकता। अब कुछ आर्टिकल नंबर है, मतलब क्या कोई आर्टिकल नंबर याद किया, बस ये देखा कि आर्टिकल फंडामेंटल राइट हमारे चालू कहां से होते थे, 14 से, और खत्म कहां हो रहे थे, कि इतनी बात याद रखेंगे अभी, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 14 से चालू होते हैं और खत्म होते हैं 32 में, अभी बस इतना याद। इन्होंने कहा एक आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13 है। आर्टिकल नंबर 12 डेफिनेशन देता है स्टेट की, स्टेट की डेफिनेशन लॉ की नजरों में अलग है, वो क्या है पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 13 किसको डिफाइन करता है, लॉ को, वापस आर्टिकल नंबर 12 किसको डिफाइन करता है, स्टेट को, डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है, और 13 किसको बताता है, लॉ की डेफिनेशन। नो फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया इज एब्सोल्यूट, ये है वो लाइन, एब्सोल्यूट बोले तो कंप्लीट, एब्सोल्यूट बोले तो कंप्लीट, किसी के पास फंडामेंटल राइट्स जो है वो कंप्लीट नहीं है। फॉर एग्जांपल राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है कि आप इंडिया में कहीं भी जाकर घूम सकते हो, ये फंडामेंटल राइट्स है, जनरल रूल, ये एब्सोल्यूट नहीं है। अगर अभी जम्मू कश्मीर में पंगा चल रहा है और मोदी जी ने कह दिया वहां पे टूरिस्ट बंद, तो क्या जा पाओगे। अगर कोविड आ गया है, मोदी जी ने बोलते हैं घर पे बंद रहो, तो आप क्या बोलोगे, नहीं हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हम तो कहीं भी जा सकते, फिर खाना पुलिस के डंडे। छीना जा रहा है कि नहीं छीना जा रहा है, हाँ, लेकिन जेन्युइन रीजन है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है क्या, फंडामेंटल राइट जनरल कोई नहीं छीन सकता, एक्सेप्शन छीने जा सकते हैं सरकार। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में आप जाओगे, भैया वहां पे टेररिज्म भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को हमने अपना बुला लिया, बना दिया ना, ठीक है, G20 की बैठक भी बैठा दी, भैया मोदी जी को तो सल्यूट दिखा दिया उसने कि भैया जम्मू कश्मीर हमारा है, हल्ला करते रहो दुनिया में कुछ भी हो, ठीक है, पंगा ही लिया उन्होंने और क्या, ठीक है। चलो वापस आते हैं, तो बस मैं कह रही हूँ मोदी जी ने बोल दिया वहां नहीं जाना, तो जा पाओगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि आपकी भलाई है ना, आप वहां घूमने जाओगे, शूट कर दिया किसी ने, कोविड, आपको बोला जा रहा है घर से मत बाहर निकलो, भैया आप बीमार हो जाओगे, तो आपकी भलाई के लिए किया जा रहा है, तो कोई भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं आपकी भलाई के लिए, तो इन्होंने बस ये बोला था फंडामेंटल राइट भी आपकी भलाई के लिए है, और जब आपसे छीने जा रहे हैं तो वो भी आपकी भलाई के लिए। पढ़ेंगे क्या क्या भलाई होती है। नो फंडामेंटल राइट्स इज एब्सोल्यूट, जो भी फंडामेंटल राइट्स पहले तो हम दे रहे हैं आपको, और ये भी आपको हम कंप्लीट तरीके से नहीं देंगे। रीजनेबल क्या लिखा है, रिस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिट लिखा है क्या, मतलब पूरा खत्म नहीं, पूरा खत्म नहीं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज इन दी इंटरेस्ट ऑफ दी स्टेट। अगर हमें लगेगा कि भैया इंडिया पे बात आ रही है तो हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, यही वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कोविड के टाइम पे जो लगाया गया और जम्मू कश्मीर को जब अपना बनाया उन्होंने, ठीक है। चल, इन्होंने यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स दे रखे, अभी ये भी लेटर बाद में पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल नंबर बोल रखे, अभी आपको याद नहीं हुए कौन सा आर्टिकल नंबर कौन सा, 15, 16, 19, 30 पता चल गया क्या, अभी आपको कैटेगरी पता चली है, लेकिन वो भी अभी सीक्वेंस याद नहीं है, तो जब ये हो जाएगा वापस आएंगे इस पर। तो आर्टिकल 14 से चालू होता है और 32 में होता है हमारा फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 12 क्या बताता है, सिख की डेफिनेशन, 13 क्या बताता है, अभी तक कितना याद है, चलिए डेटा और बढ़ाए। हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है सेंट्रल लेवल में कैसे वर्क करते हैं, 3 पिलर है। पहला पिलर क्या है,
लेजिस्लेचर, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, प्रॉपर हिंदी में भी लिखा है, ठीक है। चलिए, लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाने का, लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाने का। अब मुझे बताओ लॉ कौन बनाता था, लोकसभा राज्यसभा, तो साफ साफ लिखा है सेंट्रल और स्टेट, समझना, पार्लियामेंट में बैठते थे लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। अगर कंपनीज एक्ट बनाना है तो लोकसभा राज्यसभा बनाएंगे, लेकिन अगर एमपी का कुछ एक एक्ट बनाना है तो क्या लोकसभा राज्यसभा बनाएंगे, नहीं, विधानसभा और विधान परिषद। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअल में सेंट्रल लॉ बनाना है तो लोकसभा राज्यसभा, स्टेट का लॉ बनाना है तो भैया यहाँ पे भी अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव है ना, असेंबली, ये वर्ड सुना है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये हिंदी में बोला जाता है विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। तो सेंटर का बनाने के लिए वो है पार्लियामेंट, और स्टेट का बनाने के लिए बच्चा स्टेट लेजिस्लेटिव होता है, स्टेट लेवल में होता है। लेजिस्लेचर समझ में आया, इनका प्योर काम है लॉ बनाने का। चलिए एग्जीक्यूटिव में आते हैं, चलिए किस में आते हैं, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या बोलता है, लॉ बन गया है, लॉ बन गया है, अब इसे क्या करना है, इंप्लीमेंट। पुलिस किस में आएगी, किस में कवर होगी, एग्जीक्यूटिव में। क्यों, मोदी जी ने वहां से लॉ बना के क्या बोल दिया, भाई सुनो कोविड है सब घर पे रहेंगे, तो पुलिस डंडे मार मार के क्या करवा रही है, लॉ को फॉलो करवा रही है, इंप्लीमेंट करवा रही है। इन्होंने का एक सेंटर होता है और एक स्टेट होता है। सेंटर में भैया हमारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बोले तो हमारा प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर। स्टेट में क्या बोल दिया, गवर्नर। बहुत इंपॉर्टेंस होती है, आपको गवर्नर पता तक नहीं है लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस बहुत होती है। इंडिया का राजा कौन है, प्रेसिडेंट, और उसका मंत्री कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ऐसे स्टेट का राजा कौन है, गवर्नर, राजा कौन है, गवर्नर, और उसका मंत्री कौन है, सीएम, चीफ मिनिस्टर। लेकिन हमें सीएम पता है क्योंकि वो न्यूज में आके बहुत हल्ला मचाता है, गवर्नर नहीं हल्ला मचाता, राजा नहीं, लेकिन राजा है वो। सोचो हमें गवर्नर का नाम तक नहीं पता, एमपी का गवर्नर का नाम पता चल गया कि नहीं पता, नहीं पता ना, सोचो नालायक को, एग्जाम में पूछा जाएगा क्या, बस एमपी का पूछा जाएगा, किसी का भी। प्रेसिडेंट तो पता है ना कौन है, ऐसे ही बच्चा हर स्टेट का भी एक राजा है, तो गवर्नर की इंपॉर्टेंस बहुत है, पता भी नहीं है इसीलिए नाम भी याद नहीं रखते, तो हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री और फिर मंत्रिपरिषद। इन शॉर्ट प्रेसिडेंट और उसका पीएम, ऐसे ही गवर्नर और उसका सीएम, ठीक है। इनका काम क्या है, इनकी कैबिनेट, ये सब, ये तो डिटेलिंग इसमें इतना नहीं जाएंगे, ठीक है। इन लोग का ही पूरा का पूरा काम क्या होता है, इंप्लीमेंट करवाने, क्योंकि सरकार इनकी है। नेक्स्ट क्या है बच्चा, जुडिशरी। जुडिशरी मतलब कोर्ट, ये क्या करते हैं, किसको पनिश करते हैं, जो लॉ ब्रेक करते हैं। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाने का, एग्जीक्यूटिव का काम है उसे इंप्लीमेंट करने का। अब जो भी लॉ हमें फॉलो करना है, कोविड में बाहर नहीं निकलना है, तो बाहर निकलने वाले को क्या किया जाएगा, पनिशमेंट। कौन देगा भैया, कोर्ट, ठीक है। इन्होंने कहा इसके भी 3 सेगमेंट होता है, सबसे ऊपर कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट, फिर क्या है, हाई कोर्ट, फिर कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट। इसके भी नीचे बहुत छोटे छोटे लेवल में होते, समझेंगे अभी, लेकिन हाई लेवल समझो। क्या ये तीनों स्ट्रक्चर, ये तीनों पिलर समझ लिए, ठीक है। अब मुझे बताओ आर्टिकल नंबर 12 में क्या था, ये इसीलिए समझाया गया है क्योंकि अब स्टेट की डेफिनेशन आप बेटर तरीके से समझ सको। स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या कवर होता है, स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या कवर होता है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल, और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मतलब किसकी बात हो रही है, लोकसभा और राज्यसभा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट लिखा है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, यहाँ पे ईच स्टेट का मतलब हर राज्य की बात हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट, और उसी गवर्नमेंट का क्या, लेजिस्लेचर। क्या था लेजिस्लेचर का काम करता है, विधानसभा, विधान परिषद, बता रही, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद, याद रहेगा। ये तो बताया ना लोकसभा राज्यसभा। हाँ, एक्चुअली ये पुराना डेटा है, ठीक है। जितने हर स्टेट में एक हाई कोर्ट है, एमपी में हाई कोर्ट है, कहाँ है, नहीं सुनना चाह रही थी, पता है कि नहीं, ठीक है। महाराष्ट्र में, मुंबई, बॉम्बे, ठीक है। तो इन शॉर्ट हर स्टेट का क्या बच्चा, एक हाई कोर्ट है।
तो इन्होंने बस क्या लिखा है कि उस टाइम पर, ये पुराना डेटा है ना, जब पूरे स्टेट 24 हुआ करते तो उस टाइम पे हाई कोर्ट्स थे, तो अब तो हाई कोर्ट भी बढ़ते चले गए स्टेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि स्टेट्स बढ़ गए। चलिए अब मुझे बताइए, हम स्टेट की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। अब स्टेट की डेफिनेशन में सबसे पहली डेफिनेशन में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लॉ बनाने वाले एरियाज है, ठीक है, उनकी बात हो रही है। तो कौन बनाता है, पार्लियामेंट। ऐसे स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में लॉ बनाने वाले को क्या बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर याद रहेगा, जिसमें हम लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं। ये इंग्लिश में, वो हिंदी लिखा है, ठीक है। और फिर क्या लिखा है, ऑल लोकल्स एंड अदर अथॉरिटी, म्युनिसिपैलिटीज, नगर निगम हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में म्युनिसिपैलिटीज। तो इन्होंने बोल दिया अदर। स्टेट की डेफिनेशन में सब कवर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी और म्युनिसिपैलिटीज भी। ये भी तो सरकार है। यहाँ म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम कौन है, नगर निगम है। अन्नू जी कौन है, महापौर हिंदी में बोलते हैं। तुम लोग नालायक लोग। अन्नू जी का नाम तो सुना है ना, जगत बहादुर सिंह, वेरी गुड, है ना पूरा नाम, अन्नू उर्फ अन्नू शॉर्ट में, है ना। नगर निगम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, इनके भी तो इलेक्शन होते हैं, तुम्हें लोगों ने वोट, तुम लोग के पापा मम्मी ने वोट दिए, तुम लोगों ने भले ना दिए हो, ठीक है, लेकिन नॉलेज रखना चाहिए, ये नेता है तो कहाँ का कैसा है, पूरा नगर निगम उनका एरिया, म्युनिसिपैलिटीज उनका है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन बैठा है, मोदी जी। स्टेट गवर्नमेंट में कौन बैठा है, शिवराज सिंह चौहान। ऐसे ही लोकल, लोकल जबलपुर हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ कौन बैठा है हमारा म्युनिसिपैलिटीज में, अन्नू जी, जो कि किस बीजेपी को बिलोंग करते हैं, कांग्रेस को, कांग्रेस की पार्टी के, ठीक है। तो इलेक्शन आप ही नहीं दिए, आप ही ने वोट दिए, थोड़ा नॉलेज तो रखो यार, ठीक है। इन्होंने कहा स्टेट की डेफिनेशन में सेंटर भी कवर होता है, स्टेट भी होता है, बोलो, और लोकल भी होता है, ठीक है, याद रहेगा। नहीं, ये सब तो भाई, और उनके नीचे 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 कैटेगरीज, ठीक है, उन सबको साइड रखो, वो लोग बस चले चपाटे हैं, किनके विधायक तो फिर भी रहता है ना उनके, और जो नीचे चिल्लर लोग जो घूमते रहते हैं कार्यकर्ता, वो सब बहुत चिल्लर विल्लर है, ठीक है। चलो, विद इन द अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और क्या लिखा है, अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये डेफिनेशन है पूरी किसकी, स्टेट की। इसका कंक्लूजन ये है, जहां कहीं भी स्टेट आएगा उसका मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, पूरा इंडिया, मैं बोल रही थी ना पूरा इंडिया कवर हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो रहा है, लोकल। लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे पड़ा तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनाने वाला भी, और लेजिस्लेचर भी बनाने वाले भी, इज दैट क्लियर। इन्होंने नीचे दो और रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है, लाइन दे रखी है, क्या दे रखा है, विद इन द अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडियन अथॉरिटी की बात हो रही है, इंडियन अथॉरिटी कहाँ पे होगी, पूरी इंडिया का पूरा नक्शा, जितनी जितनी हमारी जमीन है वो पूरी हमारी अथॉरिटी में, यहाँ जहां कहीं भी सरकार है वो स्टेट की डेफिनेशन में कवर है, क्लियर। लेकिन अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया। फॉरेन एम्बेसीज के बारे में सुना है, ऐसे इंडिया की भी तो एम्बेसीज होंगी ना, कभी दिल्ली जाना, नोएडा जाना, दिल्ली में जाके देखना, वहां आपको, है ना, बाहर के लोग फॉरेन जो एम्बेसीज है ना, अमेरिका की दिखेगी, सबकी ऐसे फॉरेन एम्बेसीज लाइन से आपको दिखेगी। मतलब बाहर के जो लोग हैं यहाँ पे बैठते हैं, क्यों बैठते हैं, ताकि बाहर की लॉ में और हमारे इंडिया के लॉ में थोड़ा सा क्या, दोनों के लॉ अलग अलग है ना, तो बीच का एक मीडिएटर एक तरीके से, कि लॉ को सही तरीके से बाहर के लोग हैं उनको परेशानी ना हो। ऐसे हमारी इंडियन है ना एम्बेसीज भी क्या है, इंडिया के बाहर है। अगर आप यूएस जा रहे हो तो आपको कोई भी दिक्कत जाती है तो आप किसको अप्रोच करोगे, वहां पे इंडियन एम्बेसीज को। तो ऐसे कोई फॉरनर इंडिया में घूम रहा है, उसको कोई दिक्कत आती है तो वो अपनी कंट्रीज के एम्बेसीज को अप्रोच करता है, क्योंकि यहाँ के लॉज अलग है ना, उनके यहाँ के लॉज अलग है, तो कोई भी दिक्कत ना हो तो वो वहां पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्लियर है। तो इन्होंने बोला अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडियन एम्बेसीज में किसकी चलेगी, जो यूएस में है किसकी चलेगी, इंडिया की चलेगी। यहाँ अगर यूएस की एम्बेसी है किसकी चलेगी, यूएस की। क्या बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला स्टेट की डेफिनेशन में सब कवर, आपकी बुक में स्टेट की डेफिनेशन है, क्या लिखा है, विद अ फ्यू एक्सेप्शन, उस एक्सेप्शन को छोड़ दो, ऑल द फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल अगेंस्ट दी स्टेट। अगेंस्ट स्टेट, आपको जो भी सिटीजन्स को ये फंडामेंटल राइट्स दिए जा रहे हैं वो किसके अगेंस्ट दिए जा रहे हैं, स्टेट। मतलब स्टेट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये फंडामेंटल राइट्स आपको मिले। मतलब स्टेट की डेफिनेशन में कौन रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स मिले सारे के सारे। लेकिन क्या लिखा है, कुछ को छोड़कर, वो कुछ क्या है, कुछ एक्सेप्शंस थे, हमने क्या पढ़ा था, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं, हाँ, मतलब वो भी वन ऑफ द एग्जाम्पल है। जैसे मैंने कहा मोदी जी ने बोल दिया रोकने को तो रुक गया, तो ये सब नहीं दे जाएंगे क्योंकि ये भी आपके भले के लिए।
तो उन्होंने बोला स्टेट की डेफिनेशन में देखो सेम लिखा है वही, गवर्नमेंट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ऑल अदर, और क्या लिखा है विद इन द टेरिटरी और अंडर द कंट्रोल। कंट्रोल में एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, फॉरेन एम्बेसीज, सरकार के कंट्रोल में जो भी इंडिया के बाहर, वो भी, ये इंडिया के अंदर की बात कर रहा है, इनसाइड की बात कर रहा है, और ये किसकी बात कर रहा है, आउटसाइड की बात, जो जहां पे हमारी सरकार की चलती है, जिसमें उसका कंट्रोल है। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है। चलिए, हाँ सारी पीडीएफ सेंड कर दूंगी मैं। एक लैंडमार्क केस है, रुको, लोकल अथॉरिटीज हमने पढ़ा था, लोकल अथॉरिटी में एग्जांपल दे रखा है म्युनिसिपैलिटीज, ऐसे क्या है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। अब क्योंकि हमारा हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, फिर भी जबलपुर थोड़ा सा बड़ा शहर, लेकिन थोड़े से छोटे शहर में आ जाओ, हर जगह थोड़ी ना म्युनिसिपैलिटीज है, तो वहां के मैनेजमेंट को संभालने के लिए क्या बैठाई जाती है, पंचायत। तो पंचायत भी स्टेट की डेफिनेशन में कवर होती है। एग्जाम में पूछा जाएगा स्टेट और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा क्या क्या इसमें आता है, क्या क्या नहीं आता है। ठीक है, तो पंचायत भी आता है, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट भी आते हैं, पोर्ट के ट्रस्ट भी आते हैं, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड्स भी आते हैं। ये सारे इन्होंने नाम बता दिए हैं कि लोकल अथॉरिटीज में क्या क्या आते हैं, नाम से समझो। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, ट्रस्ट बोले तो ट्रस्ट बने हुए रहते हैं इंप्रूव करने के लिए। फिर क्या लिखा है, पोर्ट, पोर्ट मतलब क्या होता है, हाँ हाँ सही बोल रहा है, नदी वाले, है ना, विशाखापट्टनम जैसे पोर्ट है ना, प्रॉपर हिंदी बोले तो बंदरगाह। ठीक है, तो एक्चुअली में पानी के आसपास का जो भी, तो उन्होंने वो जो ट्रस्ट बने हुए ये सब कौन है, ये सब हमारी सरकार के ही है। और क्या लिखा है, माइनिंग, वर्ड से समझ में आ रहा है, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड, तो ये सब क्या है लोकल अथॉरिटीज की डेफिनेशन में कवर आते होते हैं। एक लैंडमार्क केस दिख रहा है, नाम याद रखना, पहले एक केस का नाम बता दो पुराना, जो याद करने को बोला था, क्या था, भारती के से कुछ नाम था, केशव नंद भारती वर्सेस, याद रहेगा पक्का, उसका भी नाम याद रखना है, थोड़ा सा बताया अभी पूरा नहीं। ठीक, नेक्स्ट ये केस क्या लिखा है, अजय हासेस वर्सेस खालिद मुजीब, ऑब्वियसली मोमडन है। ठीक है, यहाँ पे एक लैंडमार्क केस है, समझना। यहाँ पे उन्होंने बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट किया, एक्चुअली में इन्होंने बोला कि पूरे इंडिया के लोगों, इंडिया को कवर कर लिया स्टेट की डेफिनेशन में। ठीक है, कब हम मानेंगे कि कौन सी चीज स्टेट में कवर हो रही है और कौन सी चीज स्टेट में कवर नहीं हो रही है, हमें कंफ्यूजन। तो एक केस हुआ था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला यहाँ पे मैं जितनी भी बातें करूंगा इसमें से अगर कोई भी एक बात, एक भी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती है तो वो स्टेट की डेफिनेशन में कवर होगा, अगर नहीं एप्लीकेबल है तो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं कवर होगा। फॉर एग्जाम्पल चलो आईटेक्स, क्या आईटेक्स स्टेट की डेफिनेशन में आता है, आपसे मैं पूछ रही हूँ आता है क्या, नहीं आता, क्योंकि एकदम प्राइवेट है ना। स्टेट की डेफिनेशन में क्या आएगा, जो गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी है ना। तो इन्होंने कहा कि क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए देखते हैं क्या क्या गवर्नमेंट बॉडी में कवर होता है। पहला, एंटायर कैपिटल ऑफ द कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन बोले तो कंपनीज की बात हो रही है, इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। एंटायर मतलब 100%, एंटायर मतलब क्या, पूरा का पूरा 100% शेयर, पैसा किसने लगाया, गवर्नमेंट ने। तो वो जो गवर्नमेंट कंपनी होगी वो भी क्या है, स्टेट की डेफिनेशन में कवर होगी। वापस स्टेट की डेफिनेशन में क्या कवर हो रहा है, पूरी सरकार ना। तो क्या क्या है सरकार की डेफिनेशन और क्या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि किसी भी कंपनी को हम तब मानेंगे कि वो गवर्नमेंट है जब जब उसका पूरा पैसा किसने लगाया, शेयर कैपिटल मतलब पैसा लगाया है सरकार ने, तो वो हो गई ना स्टेट की डेफिनेशन में कवर। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर, एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉर्पोरेशन, कौन फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है, स्टेट मतलब सरकार। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसका पूरा खर्चा कौन उठा रही, पूरा पैसा नहीं लगाया लेकिन क्या करी, पूरा खर्चा उठा रही, दैट मीन्स वो भी है सरकारी। पूरा पैसा खर्चा क्यों कर रही है वो, इनडायरेक्टली हो सकता है ना कि आप नहीं शो करना चाहते हो। सुप्रीम कोर्ट सरकार से अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया अगर किसी कंपनी का पूरा खर्चा उठाती है सरकार तो हमारे हिसाब से वो कंपनी भी क्या है, गवर्नमेंट बॉडी है। नेक्स्ट, कॉर्पोरेशन एंजॉय क्या, मोनोपोली। भैया हमारी जो सरकार है तो कभी भी मोनोपोली स्टेटस नहीं होने देगी। अगर किसी को हो गया तो दिक्कत होगी ना, किसको नुकसान होता है, पब्लिक को, कस्टमर्स को, है ना, हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर कहीं भी किसी भी कॉर्पोरेशन, कोई भी कंपनी हमें दिखेगी, कैसे दिखेगी, मोनोपोली स्टेटस में, तो गवर्नमेंट उसे क्या करती है, अपने अंडर में कर ही लेगी। क्योंकि एक्चुअल में कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन से आपका भला होगा। कंपटीशन नहीं है, मान लो जियो कंपनी ने सबको खत्म कर दिया, जियो कंपनी ने सबको खत्म कर दिया,
लेकिन अभी भी बीएसएनएल कंपनी है। किसी के पास है क्या कुछ बीएसएनएल का? नहीं ना, बहुतों के पास नहीं है। बीएसएनएल कंपनी चल क्यों रही है जब वो इतने लॉस में है? चल क्यों रही है? गवर्नमेंट चला रही है, बस कंपटीशन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर सब खत्म हो जाता है, अगर हमें लगेगा कि भैया वन एंड ओनली एक ही टेलीकम्युनिकेशन में है जियो कंपनी, तो सरकार इसे क्या कर लेगी? टेक ओवर कर लेगी, खरीद लेगी। वो अब सरकार की बीएसएनएल खत्म कर देंगे वो। समझ में आ रहा है? बेचना ही पड़ेगा क्योंकि सरकार की चलेगी ना। क्योंकि सरकार क्या कह रहा है, कोई या तो कॉम्पिटिटर आ जाए, कंपटीशन रहेगा तो आप सही सही दाम लगाओगे, नहीं तो आप मनमानी करोगे ना। तो सरकार किसके लिए काम करती है? सोशल वेलफेयर के लिए। इसको थोड़ा सा इस तरह से देखो, पब्लिक के लिए देख रही है, ठीक है। चलिए, मत सोचो कि भैया सरकार जबरदस्ती हमें टेक ओवर कर लेगी। सस्ता करो ना भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो? महंगा करोगे तो सरकार कर ही देगी आपके साथ। डी पेन क्या लिखा है? परवेसिव स्टेट कंट्रोल, मतलब अंदर तक की जो छोटे छोटे डिसीजन है, डिटेल। डीप एंड पर्सन से मतलब बहुत अंदर, डेप्थ तक कौन घुसा हुआ है? वही सरकार। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा डिसीजन कौन लेती है? सरकार। पूरा पैसा नहीं लगाया उन्होंने, खर्चा वो नहीं उठा रही है, लेकिन क्या कर रहे हैं, सारे डिसीजन उनके बिना नहीं होते। दैट मीन्स मतलब कंट्रोल है। हम ये देख रहे हैं एक्चुअली होता क्या, इनडायरेक्टली आप ये सारे काम कर रहे होते हो और दिखाते हो आप गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये सारी चीजें में कोई भी कंडीशन फुलफिल होती तो आप हमारे हिसाब से गवर्नमेंट बॉडी और स्टेट की डेफिनेशन कवर करोगे। पहला, अगर आपने किसी भी कंपनी के, सरकार ने क्या कर लिया, एंटायर शेयर कैपिटल हेल्ड कर रखे हैं, या तो वो पूरा पूरा फाइनेंशियल असिस्टेंस देके खर्चा कर रहे हैं, या फिर मोनोपोली स्टेटस है, या फिर डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल है, मतलब कंट्रोल है ना, सारे डिसीजन वही ले रहे। और क्या लिखा है? फंक्शन ऑफ द कॉर्पोरेशन, कंपनी का जो फंक्शन है, कंपनी जो काम कर रही है वो किस टाइप का है? पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, ठीक। क्लोजली रिलेटेड है किससे? गवर्नमेंट फंक्शन से रिलेटेड। अगर लग रहा है कि सरकार जो काम कर रही है, ठीक है, इससे मिलता जुलता कोई और काम कर रही है, तो सरकार चाहे तो उसको क्या करेगी? अपने अंडर में कर लेगी, क्योंकि वो एक तरीके से क्या है, पब्लिक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल कोविड में क्या हो रहा था, मेडिसिन वैक्सीनेशन पे काम चल रहा था, ठीक है। तो सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, पूरी की पूरी कंपनी जो वैक्सीनेट का काम कर रही है, वैक्सीनेशन का काम कर रही है, उसे क्या कर सकते हैं? अपने कंट्रोल में। तो यहाँ पे उन्होंने बस ये बता के रखा है कि कब हम मानेंगे कोई ये कंपनी स्टेट के कंट्रोल में है, तब हम मानेंगे जब वो काम किस टाइप का कर रहा है? पब्लिक इंटरेस्ट का काम कर रहा है। नेक्स्ट लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, क्या हो गया है? ट्रांसफर टू कॉर्पोरेशन। बचपन, तुम्हारा बचपन 12th वाले बचपन की बात करोगे, प्राइवेटाइजेशन पढ़ते थे। व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन? मैं बस प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग पूछ रही हूँ। ट्रांसफर करते थे पीएसयू, पीएसयू फुल फॉर्म पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब गवर्नमेंट कंपनीज। क्या कर दिया सरकार ने? ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। उन्होंने कहा भाई सुनो, डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, अगर उसने अपना कोई एक डिपार्टमेंट किसको दे दिया, किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तब भी उसका इंटरेस्ट उसमें है। ट्रांसफर किया है कि भाई अच्छे से काम कर सके। इन्होंने कहा कि अगर इनमें से कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल होती है तो हमारी नजरों में क्या है? स्टेट की डेफिनेशन में कवर होगा, ठीक है। तो कोई एक कॉर्पोरेशन स्टेट की डेफिनेशन में है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? एक अजय हासिया का केस हुआ था, इस केस में कंपनी ही आई थी। इस कंपनी में क्वेश्चन उठा दिया गया कि ये गवर्नमेंट की डेफिनेशन में है। अजय हासिया बोल रहा था कि नहीं भैया ये नहीं है। तो यही डिस्प्यूट हुआ। इस डिस्प्यूट का जो कंक्लूजन है वो सुप्रीम कोर्ट ने निकाला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए हम टेस्ट लेते हैं, इन टेस्ट में अगर वो पास हो गए तो वो गवर्नमेंट की डेफिनेशन में कवर है, फेल हो गए तो गवर्नमेंट की डेफिनेशन में नहीं। तो पहला एंटायर शेयर कैपिटल, दूसरा एक्सपेंडिचर, तीसरा मोनोपोली स्टेटस, फिर क्या है? डीप एंड परवेसिव कंट्रोल। नेक्स्ट क्या बोलता है? कोई कंपनी है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का काम कर रही है, या फिर डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, क्या हो गया है? ट्रांसफर। ये सब होता है तो स्टेट की डेफिनेशन में, अदरवाइज नहीं है। और आगे नहीं पढ़ाऊंगी। आर्टिकल नंबर 12 क्या बोलता है? स्टेट की डेफिनेशन। तो अभी कितने आर्टिकल नंबर याद हो गए? 12 याद हो गया। 13 बोलता है लॉ की डेफिनेशन। फंडामेंटल राइट चालू कहां से होते हैं? 14 से। खत्म कहां होते हैं? 32। अंदर की पूरी डिटेलिंग भी याद हो जाएगी, टेंशन लेने का नहीं।